नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, चुनाव का मौसम आ रहा है। तो चुनाव के मौसम में कुछ चीज़ें आपको हर चुनाव से पहले दिखाई देती हैं और वो ये है प्रधानमंत्री पद के दावेदारों की बाढ़। तो प्रधानमंत्री के दावेदार ही दावेदार मिल तो लें। इस बार तो कुछ जमावड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है और जब भी बाज़ार में कोई नया प्रोडक्ट आता है, कोई नया लॉन्च होता है, कोई नया वेरिएंट आता है, कोई नया जो है एडिशन आता है, तो उसकी चर्चा ज़्यादा होती है, उसकी मांग ज़्यादा होती है उस समय। यही हाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। अब चर्चा होने लगी है। देखिए, बहुत से लोग खाली बैठे हुए हैं, 8 साल से खाली बैठे हैं। ये सबसे गलत काम किया है नरेंद्र मोदी ने कि उन्होंने बहुत से लोगों को घर बिठा दिया है। उनके पास चकल्लस का यही रास्ता है कि किसको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ऐसा बना दें कि वो उठे खड़ा हो और नरेंद्र मोदी को गिरा दे। अब सवाल ये है कि ये काम तो उन लोगों का है नहीं, ये काम है इस देश के मतदाताओं का। उनको तय करना है कि कौन होगा कौन नहीं होगा, किसका साथ देंगे किसका साथ नहीं देंगे। तो नीतीश कुमार इस समय सबसे फेवरेट हैं। इस समय उनका भाव सबसे ऊंचा चल रहा है और उनके चेहरे की मुस्कान आप देखते हैं। बड़े कई साल बाद मुझे ऐसी चेहरे पर मुस्कान दिखी जिससे जो इतनी चौड़ी हो। जब उनसे पूछा गया प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में तो कहा बहुत फ़ोन आ रहे हैं लेकिन अभी देखता हूँ, बात करता हूँ। यानी ये नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं हूँ। बाद में ये कहा कि मैं विपक्षी एकता के लिए काम करूँगा। अब भाई, एक विपक्षी एकता, उसके लिए कितने लोग काम करेंगे? उसके लिए नीतीश कुमार काम करेंगे। विपक्षी एकता के लिए कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी काम करेंगे। विपक्षी एकता के लिए ममता बनर्जी काम करेंगी। विपक्षी एकता के लिए शरद पवार काम करेंगे। विपक्षी एकता के लिए के चंद्रशेखर राव काम करेंगे। विपक्षी एकता के लिए काम करके घायल पड़े हुए हैं चंद्रबाबू नायडू। 2019 के चुनाव में सबसे आगे थे विपक्षी एकता कराने में। तो विपक्षी एकता का काम करने वाले जो कहे कि मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं हूँ, मैं विपक्षी एकता के लिए काम कर रहा हूँ, समझ लीजिए कि वो अपनी गुंजाइश तलाश रहा है। तो अपनी गुंजाइश तलाशना कोई बुरी बात नहीं है राजनीति में, लेकिन बार बार एक बात कहता हूँ कि ज़मीनी हकीकत से उसका कुछ तो वास्ता होना चाहिए। कहीं तो आपके पैर ज़मीन पर टिकते हों। नीतीश कुमार की बात से शुरू करते हैं, बाकी लोगों की भी बात करते हैं। सवाल ये है कि पहले नीतीश कुमार को नेता मानेगा कौन? अब आरजेडी की तो मजबूरी है, कांग्रेस वहाँ सरकार में है, लेकिन मजबूरी नहीं है। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है आज भी। तो सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी दावा छोड़ देगी? क्या सोनिया गांधी इस बात के लिए तैयार हो जाएंगी कि राहुल गांधी के रहते हुए, यानी पार्टी में रहते हुए, कोई और विपक्षी दल के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बन जाए? ये संभव है क्या? अगर आप सोनिया गांधी को नहीं जानते हैं, अगर आप कांग्रेस पार्टी को नहीं जानते हैं, उनकी राजनीति को नहीं जानते हैं, उनकी मनस्थिति को नहीं जानते हैं, जो सोनिया गांधी बरसों से अपनी बेटी प्रियंका वाड्रा को राजनीति में नहीं आने दे रही थी कि उससे राहुल गांधी के चांसेस कम हो सकते हैं, बिगड़ सकते हैं, वो नीतीश कुमार को कहेंगी कि आइए, हमारी पार्टी आपका समर्थन करती है, आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन जाइए, हम जिता कर लाएंगे, जो भी 40, 50, 60 सीटें सब आपको सौंप देंगे। ऐसे होता है क्या राजनीति में, और क्यों होगा? कांग्रेस पार्टी किसी और पार्टी को, जितनी रीजनल पार्टीज़ हैं उनमें से कोई एक पार्टी ऐसी नहीं है जो कांग्रेस की सबसे ख़राब स्थिति में भी कांग्रेस से ज़्यादा लोकसभा सीटें लाने की क्षमता रखती हो। और मैं किसी की बात कर रहा हूँ तो किसी भी राज्य की बात कर रहा हूँ। तो बिहार से 40 सीटें आती हैं लोकसभा की। अब इस बार तो जो है 18-18 का बंटवारा हुआ था, 4 एलजेपी को गई थी, बीजेपी मतलब एनडीए में। तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 18 सीटें मिली थी। अब महागठबंधन में कौन कौन है? जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई-एमएल और जीतन राम मांझी की हम। अब इनमें बंटवारा होगा 40 सीटों का। तो नीतीश कुमार को तो जो 18 मिली थी पिछली बार लड़ने के लिए,
वो भी नहीं मिलने वाली है। उनको अपने कुछ सिटिंग एमपीज़ का टिकट काटना पड़ेगा, लेकिन वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन सकते हैं। ये भारत देश में ही इस तरह की कुतर्कपूर्ण बात हो सकती है। इस तरह की फिजूल बात, उल जलूल बात जो है वो अपने देश में ही हो सकती है। क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि नरेंद्र मोदी को देखना नहीं चाहते, बर्दाश्त नहीं। भाई कुछ नहीं तो चर्चा में ही तो बोलो कि नीतीश कुमार बन सकते हैं, कोई और बन सकता है। कुछ लोग, एक सज्जन हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो तो जैसे ही उस दिन गठबंधन टूटा और उधर नीतीश कुमार ने दोबारा नौवीं बार शपथ ली, वैसे ही उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मिल गया, पिछड़ा वर्ग से आते हैं, हिंदी बोलते हैं, और जाने क्या क्या सारी उन्होंने जितनी खूबियाँ हैं नीतीश कुमार की गिना दी। नीतीश कुमार में वो सब खूबियाँ होंगी, लेकिन क्या वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन सकते हैं? और बन सकते हैं तो किस तरह की चुनौती दे सकते हैं? कौन उनको मानेगा? क्या सिर्फ 7 सीटों वाले दिल्ली और 13 सीटों वाले पंजाब में सरकार चलाने वाली पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानेंगे? फिर अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? मतलब केजरीवाल अपनी दुकान बंद कर दे जिससे कि नीतीश कुमार की दुकान चले। ऐसा कोई प्रस्ताव लेकर केजरीवाल के पास जा भी नहीं सकता। अब मुझे याद नहीं है, मुझे लग नहीं रहा कि केजरीवाल ने अभी तक नीतीश कुमार को बधाई दी होगी नए गठबंधन के लिए, नई सरकार के लिए। दूसरा, ममता बनर्जी, उनकी भी बधाई का संदेश तो मैंने देखा, पढ़ा नहीं, हो सकता दिया हो, फ़ोन किया हो, किसी को पता ना हो। ममता बनर्जी 2021 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से अपनी पार्टी का विस्तार करने, राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा, इस सब के लिए वो लगातार कोशिश कर रही हैं। तमाम ऐसे नेताओं को लिया जो राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि बना सके, उनके बारे में एक नैरेटिव खड़ा कर सके कि वही लड़ने वाली है, वही लड़ सकती है मोदी से। देखिए उन्होंने हरा दिया बीजेपी को। बीजेपी सत्ता में आने का दावा कर रही थी, किस बुरी तरह से हराया। तो लड़ सकता है कोई अगर, तो ममता बनर्जी लड़ सकती हैं। तो इसके लिए तमाम लोगों को, यशवंत सिन्हा, पवन वर्मा, कौन कौन गए। यशवंत सिन्हा तो जो है उनकी बात छोड़ दीजिए, पवन वर्मा ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। उनको लगा कि नीतीश कुमार अब बनने जा रहे हैं तो उनका प्रमोशन करना ज़्यादा मेरे लिए ठीक है, ये बजाय इसके ममता बनर्जी के। ममता बनर्जी ने तो कुछ दिया नहीं, नीतीश कुमार ने पहले दिया था, हो सकता फिर दे दें। तो उन्होंने भी छोड़ दिया। हालांकि अभी जेडीयू ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन उन्होंने तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया। कोई कारण नहीं बताया कि क्यों इस्तीफ़ा दे दिया। ममता बनर्जी नीतीश कुमार को या राहुल गांधी को या फिर किसी को भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले किसी हालत में नहीं मानने वाली। अब आप बात कर लीजिए केसीआर की। के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री, वो तो कब से, मतलब साल भर से हल्दी लेकर घूम रहे हैं। तो हल्दी का छाप लगाने के लिए घूम रहे हैं। वो खुद ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। वो तो घोषित कर रहे हैं कि बेटे को सत्ता सौंप देंगे राज्य की और वो राष्ट्रीय राजनीति करेंगे। इसी तरह से शरद पवार, उनको लगता है कि काका जो है वो चाणक्य हैं, महारथी हैं, और पूरे देश का विपक्षी नेतृत्व जो है उनकी ओर उम्मीद की नज़र टिकाए हुए है, टकटकी लगाए हुए कि कब वो आएँ और स्वीकार करें। राष्ट्रपति पद के चुनाव में भी उनको ऑफ़र किया गया कि उम्मीदवार बन जाइए, लेकिन उनका लक्ष्य एक ही है, प्रधानमंत्री बनना है। वो हर जब ऐसा मौका आता है तो इसकी कोशिश करते हैं और ऐन मौके पर पीछे हट जाते हैं। कभी उन्होंने जोखिम लेने का जो है वो भी साहस नहीं दिखाया। तो अभी तो वो घायल अवस्था में पड़े हैं। उनके परिवार का कौन कौन जेल जाएगा, कौन बाहर रहेगा, अभी तो यही तय नहीं है। तो शरद पवार का क्या होगा? और पिछले जो हल्दी लेकर घूम रहे थे पिछले चुनाव में, चंद्रबाबू नायडू, अब वो मान रहे हैं कि उनसे गलती हो गई, लेकिन उनको गलती का पश्चाताप करने या उसको सुधारने का मौका नहीं मिल रहा है। बहुत चाहते हैं कि बीजेपी से फिर अलायंस हो जाए, वो हो नहीं रहा है और होगा भी नहीं। इस तरह से आप देखिए कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार कितने सारे हैं। इन दावेदारों में से एक समय तो शिवसेना भी उद्धव ठाकरे को प्रोजेक्ट करती थी। अभी तो अपनी पार्टी बचाने में लगे हुए बेचारे। पार्टी बचेगी कि नहीं कुछ पता नहीं है। पहले विधायक भाग गए, उसके बाद सांसद भाग गए, अब संगठन के लोग भाग रहे हैं। सरकार महाराष्ट्र में बन गई है एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी की।
मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया, सरकार चलने लगी है। तो अब आपको उद्धव ठाकरे के बयान नहीं दिखाई दे रहे होंगे, अब आपको उद्धव ठाकरे और शरद पवार की मुलाकात की बात सुनाई नहीं दे रही होगी। अब ये भी पता नहीं है कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जो बनी थी 2019 में वो जीवित है या उसका अंतिम संस्कार हो चुका है। तो उसके बारे में कोई, तीनों घटकों में से कोई बोल नहीं रहा है। यानी सब ने मान लिया है कि वो मामला ख़त्म हो चुका। सरकार बनाने के लिए बनी थी, सरकार जाने से चली गई, ख़त्म बात। तो इसलिए महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का किस्सा तो ख़त्म हो चुका है। लेकिन फिर लौटकर नीतीश कुमार पर आते हैं। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन जाएं, ये इच्छा सबसे ज़्यादा किसकी होगी, आप गेस कीजिए, सोच लीजिए, अभी बताने वाला हूँ। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन जाएं और मुख्यमंत्री का पद छोड़ दें, ये सबसे ज़्यादा तेजस्वी यादव चाहेंगे। चाचा को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार देखते हुए जितनी खुशी तेजस्वी यादव को होगी, पूरे देश में और किसी को नहीं होगी कि छुटकारा तो मिले। वो साथ आए हैं नीतीश कुमार से छुटकारा पाने के लिए। अब ये नीतीश कुमार को समझ में आती है बात या नहीं आती है अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार से पिछला जो उनका अनुभव है, उसके बाद वो बड़ा फूंक फूंक कर कदम रखने वाले हैं तेजस्वी यादव। 2015 में तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे थे। आज 2022 में तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं और सर्वे सर्वा हैं। ये फ़र्क आया है 7 सालों में। ये बात नीतीश कुमार को समझनी पड़ेगी कि वो 2015 वाले तेजस्वी यादव नहीं हैं उनके सामने एक ऐसा युवा नेता है जो अपने दम पर 75 सीटें विधानसभा चुनाव में लेकर आया था, जो नीतीश कुमार कभी अकेले हासिल नहीं कर पाए, जो नीतीश कुमार बराबर सीटों पर लड़कर कभी वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, जो नीतीश कुमार एक 2010 के अपवाद को छोड़ दें तो कभी उससे ऊपर 75 सीट या उससे ऊपर जा नहीं पाए। और वो भी 2010 में इसलिए कि 243 में से 142 पर उनकी पार्टी लड़ी और सिर्फ 101 पर 101 पर बीजेपी लड़ी। बीजेपी 91 सीटें जीती, वो 115 सीटें जीते। बीजेपी का स्ट्राइक रेट उनसे बेहतर था। ये बीजेपी की महामूर्खता थी, गलती थी, जो लगातार ग्राउंड कंसीड करती गई नीतीश कुमार को। इस वजह से आज इस हालत में पहुंची है। जैसे ही 2 चुनाव नीतीश कुमार ने बराबरी पर लड़े, बराबरी पर यानी बराबर सीटों पर, 2015 में आरजेडी और जेडीयू में बराबर का समझौता हुआ और उसके बाद 2020 में बीजेपी और जेडीयू में हुआ। दोनों बार अपने गठबंधन के सहयोगी से छोटी पार्टी बने। तो नीतीश कुमार ऐसी करेंसी हैं जिसका लगातार अवमूल्यन हो रहा है। तो ऐसे में 2024 तक उनका क्या मूल्य रह जाएगा, उनको कोई लेने को भी तैयार होगा कि नहीं होगा पता नहीं। ये उम्मीद लगाई जा रही कि बस नीतीश कुमार आए, आरजेडी के साथ महागठबंधन बना और बिहार में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया। ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। 2014 को याद कर लीजिए, नीतीश कुमार अलग लड़े थे, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट का अलायंस था। तब बीजेपी को अकेले 22 सीटें मिली थी और 6 सीटें मिली थी एलजेपी को और 3 आरएलएसपी को। कुल 31 सीटें गठबंधन को मिली थी। उससे मेरा मानना है कि उससे कम नहीं होने वाली है बीजेपी की, क्योंकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों में वोटिंग पैटर्न अलग अलग होता है। लोकसभा चुनाव में हमेशा मोदी के नाम का अतिरिक्त वोट होता है जो बीजेपी को मिलता है। वो बिहार में भी मिलेगा, वो महाराष्ट्र में भी मिला था, वो हर राज्य में मिलता है, उसका परसेंटेज अलग अलग होता है। लेकिन ज़्यादा वोट उत्तर प्रदेश, जहाँ बीजेपी 2017 के चुनाव में 325 सीटें जीती थी, वहाँ भी 2019 के चुनाव में बीजेपी का वोट परसेंटेज विधानसभा के चुनाव से ज़्यादा था। तो पहले तो मेरा मानना है कि कोई नीतीश कुमार की पालकी ढोलने के लिए तैयार नहीं। मान लीजिए, तर्क के लिए मान लीजिए ऐसा हो भी जाता है, तो मेरा मानना है कि नीतीश कुमार का हश्र जो यशवंत सिन्हा का राष्ट्रपति चुनाव में
और मार्गरेट अलवा का उपराष्ट्रपति चुनाव में हुआ उससे बुरा होने वाला है। तो अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनते हैं 2024 में, तो ये उनके राजनीतिक जीवन का अंत होगा। उसके बाद उनको कोई साथ लेने वाला नहीं है, चाहे जिसके साथ जाना चाहे। तो जो लोग भी, खासतौर से बिहार की दोनों पार्टियां आरजेडी और बीजेपी, चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी नीतीश कुमार जो बीच में बिचौलिया बने हुए हैं, जो कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, उनसे मुक्ति मिल जाए, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर दिल्ली भेज दिया जाए और उसके बाद जो है उनसे छुटकारा पा लेंगी दोनों पार्टियां। फिर बिहार में असली लड़ाई होगी बीजेपी बनाम आरजेडी। उसमें कौन विजयी होगा ये तय करेगा कि बिहार की भविष्य की राजनीति कैसी होगी और क्या होगी। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।